हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा संज्ञानवादियों के अंदर लास्ट एंड फाइनल मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है कोहलबर्ग। क्या नाम है? कोहलबर्ग। तो चलिए आज कोहलबर्ग के साथ ही अपने जो अधिगम के प्रमुख प्रमुख मनोवैज्ञानिक है वो सारे के सारे खत्म। क्लियर? तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। ऊपर हेडिंग लिख लीजिए कोहलबर्ग। ओके, आइए अब देखिए कोहलबर्ग। सर इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम इसका लोरेंस कोहलबर्ग। क्या नाम है इनका? पूरा नाम है लोरेंस कोहलबर्ग। क्लियर? सर किस देश से हैं? अमेरिका। किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। सर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। क्लियर? सर इसने प्रयोग किस पे किए? प्रयोग किए इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बालकों पर, यानी कि 10 से 16 वर्ष के बालकों को हिंज नामक व्यक्ति की कहानी सुनाकर प्रश्न पूछे गए। अब ये हिंज नामक व्यक्ति क्या है मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। एक बार कोई हिंज नाम का व्यक्ति था, उसकी वाइफ को कैंसर हो गया था। अगर उसकी वाइफ को बचाना है तो कैंसर की दवाई लानी ही पड़ेगी। अगर बिना कैंसर की दवाई से, अगर कैंसर की दवाई अवेलेबल नहीं हुई तो उनकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उधर एक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैंसर की दवा का आविष्कार किया था। 10-12 साल तो वो कंटिन्यू अभ्यास करते करते एक दिन जाके उनकी दवाई का आविष्कार हुआ। चारों तरफ चर्चा होगी कि इसकी कैंसर की दवाई है, अगर ये दवाई को पी लेगा तो वो ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगी। अब हुआ क्या, इन्होंने पहली बार कैंसर की दवाई बनाई तो ये भी मार्केट से अच्छे पैसे लेने के चक्कर में था। उधर उसकी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, वो अपनी वाइफ को बचाना चाह रहा था। वो आदमी उस डॉक्टर के पास जाएगा, बोला कि ये दवाई मुझे दे दो। डॉक्टर ने बोला ठीक है ले लो, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। यानी कि रकम इतनी मांगी कि उस व्यक्ति को वो रकम दे चुका नहीं पाया। उसने बोला देखो अगर इस दवाई की इतनी रकम होगी तो मैं अपना घर बार सब कुछ बेच दूंगा ना, तो भी उतनी रकम में नहीं दे पाऊंगा, उतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, प्लीज मुझे दे दो, मेरी वाइफ को ना। इधर ये बोल रहा है कि इतने सालों से मैंने मेहनत की है। अब आप सोचो, आप पूरी जिंदगी मेहनत करके एक दवा बनाते हो और वो फ्री में कैसे दे दोगे आप? उधर वो बोल रहे कि प्लीज मेरे पास पैसे नहीं, मेरी वाइफ को बचाना है, प्लीज मुझे दे दो। दोनों स्थिति के अंदर फिर क्या करता है, हिंज नाम का जो व्यक्ति है जिसकी वाइफ बीमार थी, उसने मौका देखकर और रात को उसकी दुकान को तोड़कर वो दवाई चुरा कर ले गया। अब इस स्थिति के अंदर ये कहानी सुनाकर कोहलबर्ग ने उन बच्चों से सवाल पूछा कि इन दोनों में कौन सही है? क्या उसने चोरी करके सही किया या फिर उसने दवाई नहीं देके सही किया? अब बताओ आप कौन सही है, इसमें कौन गलत है? इस कहानी से पूछे गए प्रश्न से 2 बातें उभरती है। वो 2 बातें कौन सी है मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं बता देता हूं नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। यूपी टेट 2016 के एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, याद रखना। यूपी टेट 2016 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और वो 2 दुविधाएं कौन सी आती है मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए प्रश्न को जब पूछा है तो उसमें 2 बातें सामने आई। नंबर 1, अगर किसी से भी मैं पूछूंगा कि बताओ वो हिंज सही था या वो वैज्ञानिक सही था, तो आपके पास में 2 चीज आती है। एक आती है नैतिक तर्कणा, ठीक है ना, और एक आती है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, क्लियर? 2 चीज।
दो शब्द सामने आते हैं। नैतिक तर्कना क्या होता है? सही या गलत का निर्णय लेना ही नैतिक तर्कना है। क्या तो सही बोलो या गलत बोलो, आपने कोई निर्णय ले लिया तो नैतिक तर्कना है, ठीक है ना। और सही या गलत का निर्णय नहीं लेना वो नैतिक दुविधा है। समझ नहीं आ रहा किसको सही बताएं किसको गलत बताएं, तो नैतिक दुविधा है। और किसी ने बोला नहीं सर डॉक्टर गलत है, नहीं सर वो गलत है, उसने फैसला ले लिया, तो वो क्या होगी? नैतिक तर्कना। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी होती है। समझ गए मेरी बात? ये ठीक है ना। यानी कि सिद्धांत की आलोचना कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना होती है। सर क्यों आलोचना होती है? क्योंकि उसने अपने इस कहानी के अंदर जिन बच्चों के समूह को लिया था, जिन बच्चों को इकट्ठा किया था, उनमें केवल लड़के थे, उन्होंने महिलाओं को शामिल नहीं किया। तो सिद्धांत की आलोचना क्या है कि उन्होंने अपने प्रयोग में महिलाओं को शामिल नहीं किया। ये इनकी आलोचना होती है। हो सकता महिलाओं को शामिल करते तो उनकी सोच अलग टाइप, क्या पता वो क्या सोचती। लड़के जो है हम उम्र है, हम साथी है, उनकी सोच अलग है, तो कम से कम उस प्रयोग के अंदर महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए था। क्लियर? बस इसी बात की सिद्धांत की आलोचना होती है। ठीक है, आगे मैं बताऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए भैया, नैतिकता के स्तर, यानी कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके नैतिकता के स्तर 3 है। कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। याद रखना कितने स्तर हैं? 3 स्तर। 3 अगर पूछ ले कि कितने चरण है, तो चरण टोटल 6 है। ठीक है ना। प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण है। स्तर नंबर 1, यानी कि आप ये मान लो कि इस सिद्धांत के 3 प्रकार हैं, 3 अलग अलग एज है। ठीक है ना। उन 3 एज में 2 प्रकार की तर्कणाएं, 2 प्रकार के मतलब चरण है, तो 3 दूनी 6 चरण हो गए। अगर पूछा जाए कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के कितने स्तर हैं, तो आप बोलोगे 3। कितने चरण हैं, तो आप बोलोगे 6। क्लियर? अब सुनो, पहला स्तर नंबर 1 आप लिख सकते हो यहां पर, स्तर नंबर 1। क्लियर? पहला स्तर, पहले स्तर को बोला जाता है पूर्व परंपरागत अवस्था। याद रखना, पूर्व परंपरागत अवस्था। कभी कभी सीटेट के एग्जाम में एक नाम और आता है प्राक रूढ़िवादी अवस्था। क्लियर? ये बातें याद रखना। चाहे तो आप पूर्व परंपरागत अवस्था बोल दो या प्राक रूढ़िवादी अवस्था बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक नाम और याद रखना, पूर्व प्रथागत। याद रखना, पूर्व प्रथागत अवस्था। पूर्व प्रथागत अवस्था। सर इसकी आयु क्या होगी? एज बताओ तो 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष की आयु तक होती है। नाम याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, जब बालक 4 से 10 साल का होता है तो उसमें क्या क्या खामियां होती है, कैसी चीजें हैं, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसमें नैतिकता का अभाव रहता है। नैतिकता का अभाव रहता है इस अवस्था में। नैतिकता का क्या रहता है? अभाव रहता है। किस अवस्था में?
पूर्व परंपरागत अवस्था के अंदर नैतिकता का अभाव रहता है। इसमें बालक अहम केंद्रित होता है, याद रखना, इसमें बालक अहम केंद्रित होता है। जैसे कोई चीज ले ली तो वो दूसरों के बारे में नहीं सोच, नहीं मेरे तो मैं रखूंगा, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें बालक क्या होता है, अहम केंद्रित होता है। क्लियर। इसके अलावा दंड व आज्ञा के द्वारा, दंड के द्वारा और आज्ञा के द्वारा बालक में नैतिकता लाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि दंड तथा आज्ञा द्वारा नैतिकता लाना, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूं कैसे। मान लीजिए मैं घर के ऊपर 4 आम लेके गया, मेरे पास 4 ही बच्चे हैं, 4 ही आम लेके गया और चारों को मैंने सोचा कि एक एक दे देंगे, लेकिन छोटे छोटे वाला बच्चा बोला नहीं मैं तो चारों लूंगा, मैं तो इनको नहीं दूंगा। मैंने कहा बेटा दे दे प्लीज। नहीं मैं नहीं दूंगा। एक थप्पड़ मारा, सबने बांट बूट अलग अलग बांट दिया, ले लो दीदी आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो। एक थप्पड़ से उसमें नैतिकता आ गई। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक थप्पड़ से उनमें क्या आ गई, नैतिकता आ गई। तो नैतिकता क्या दंड और आज्ञा से हुआ, नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था के अंदर बालक में जो नैतिकता का जो निर्णय है, नैतिकता का जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। कौन से कारकों से, बाह्य, ठीक है ना। इसमें नैतिकता बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। क्लियर। जैसे उसको थप्पड़ बारे मारते ही उसमें नैतिकता आ गई, ठीक है ना। बच्चे में जो नैतिकता होती है वो बाह्य कारकों से क्या होती है, प्रभावित होती है। फड़क अपना निर्णय चेंज कर लिया। ओके। इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर सीटेट एग्जाम 2016 में 2015 में दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा टेट 2016 में भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, याद रखना। सीटेट 2015 2016 और इसी प्रकार त्रिपुरा टेट 2016 में भी ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके। अगली अवस्था स्तर में आपको बताऊं उससे पहले इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखो अगला है स्तर नंबर 2। अगला कौन सा है, स्तर नंबर 2। दूसरे स्तर परंपरागत, रूढ़िवादी अवस्था और प्रथागत अवस्था। पूर्व नाम हट जाएगा। क्लियर। परंपरागत, रूढ़िवादी और प्रथागत। ये सर इसकी आयु कितनी होती है, तो ये होती है 10 से लेके 13 वर्ष तक। क्लियर। इसमें 2 बातें याद रखना। बच्चे में नैतिकता यानी बालक में नैतिकता अनुकरण द्वारा या प्रशंसा द्वारा आती है, याद रखना। इसमें या सॉरी बालक में नैतिकता अनुकरण तथा प्रशंसा द्वारा आती है। अब आप बोलोगे सर कैसे। अरे भाई किसी को बोलेंगे देखो ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, देखो ये बच्चा उठेगा अब जाके मुझे पानी का गिलास लाके देगा तो वो तुरंत उठेगा और लेके आएगा। देखो ये बच्ची है ना बहुत अच्छी है, तो इसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना किसी को देकर। अच्छा किसी बालक में नैतिकता लेकर आनी है तो सबसे अच्छे 2 एग्जाम्पल है। क्या तो उनके नैतिक जहां पर बातें होती है उस बातों में उनको मतलब शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे नई चीज सीखे।
या बच्चे के सामने नैतिकता का प्रदर्शन करना चाहिए। हम जैसे व्यवहार नैतिकता करेंगे तो बच्चा भी इसी प्रकार अनुकरण करेगा। क्लियर? जैसे एक अध्यापक है तो अध्यापक को एक नैतिकता के रूप में आना चाहिए, तो जो बच्चे उनके पास पढ़ते हैं तो वो भी एक नैतिकता का ही आचरण करेंगे। क्लियर? या फिर उनको नैतिकता वाले जो समूह है जहां पर नैतिकता जैसी बातें होती है और अच्छी सी प्रशंसा लायक बातें होती है उनमें शामिल करना चाहिए। क्लियर? तो इस नियम को बोला जाता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि अच्छा लड़का लड़का अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, मतलब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है ना, तो उनमें नैतिकता अपने आप आ जाती है प्रशंसा के द्वारा। क्लियर? दूसरी बात, जिनमें नैतिकता प्रशंसा के द्वारा नहीं आती वो कानून एवं व्यवस्था या व्यवस्था, कानून या व्यवस्था, इसे कानून या अवस्था, कानून एवं अवस्था द्वारा, ठीक है ना, कानून या अवस्था के द्वारा आत्मनिर्भर हो जाता है। आत्मनिर्भर हो जाना, जैसे अगर किसी ने गलती की तो उस गलती को किसी को सजा मिली, उसको देखा, देखने में समझ में आ गई कि ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अवस्था, जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती है बच्चा अपने आप ही सीखने लग जाता है, ठीक है ना, उनमें नैतिकता आने लग जाती है। तो याद रखना, कानून एवं व्यवस्था द्वारा आत्मनिर्भर हो जाना। ओके, ये था अपना दूसरा स्तर। मैं तीसरा लेके चलूं, उससे पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए स्तर नंबर 3, उत्तर परंपरागत अवस्था, पश्च रूढ़िवादी अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था, ठीक है ना। अब इसमें आप ये समझ लीजिए इसकी आयु क्या होगी, ठीक है ना, इसकी आयु होगी 13 से लेके 16 साल तक, 13 से लेके 16 वर्ष तक। और इसके अंदर बालक के दिमाग में एक ही बात है, ठीक है ना, जो मेरा साथ देगा मैं भी उसी का साथ दूंगा, ठीक है ना, जो मेरा साथ देगा मैं उसी का साथ दूंगा, ठीक है ना। या सार्वभौमिक, सार्वभौमिक क्या होगा, सबका भला हो, सबका भला हो, यानी इस अवस्था के अंदर आ जाए कि भाई ठीक आप अपने रिकॉर्डिंग में जो मेरा देगा साथ में उसका साथ दूंगा, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। क्लियर? इस अवस्था की ये कहानी है, जो मेरे दुख सुख को काम आएगा तो मैं भी उसके काम आऊंगा। उसने मुझसे बात ही नहीं की, उन्होंने मुझे ब्रेड केक ही नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगी। समझ गए मेरी बात? ये इस तरह से। ओके, अब देखो जो कोहलबर्ग के जो 3 स्तर है, उन तीनों स्तरों में उन्होंने, तीनों स्तर के अंदर उन्होंने एक ही बात की है, और उस बात को याद रखना, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनके बारे में एक ही बात कही है कि उन्होंने, बच्चे जो है वो अलग अलग आयु में अलग अलग प्रकार से चिंतन करते हैं। बस इतनी बात रखना, बच्चे अलग अलग आयु में, अलग अलग आयु में चिंतन भी अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं। क्लियर? यानी कि कोहलबर्ग ने सिद्ध कर दिया कि बच्चों के जो चिंतन है, नैतिकता का चिंतन है, वो अलग अलग स्तरों में अलग अलग प्रकार से होगा। जब उसका पूर्व परंपरागत अवस्था थी तो वो अहम केंद्रित था, जब वो परंपरागत अवस्था में आया तो उसमें बड़ाई करना, प्रशंसा करना, ठीक है ना, अनुकरण द्वारा, उनके द्वारा नैतिकता आती थी। और जब वो तीसरे स्तर में आता है तो कहता भैया स्तर तो यही है
कि जो हमारा साथ देगा हम उसी के साथ नैतिकता व्यवहार करें, जो हमें थप्पड़ मारेगा तो हम भी पलट के थप्पड़ मारेंगे। समझ गए मेरी बात? ये तो ये प्रकार है। इन्होंने सिर्फ ये कर दिया कि बच्चा अलग अलग आयु में चिंतन भी अलग अलग प्रकार से करते हैं। ओके, और इसी के साथ कोहलबर्ग की कहानी भी समाप्त, और साथ में जितने भी अधिगम के थे मनोवैज्ञानिक, उन सभी मनोवैज्ञानिकों की कहानी समाप्त। और ये थे अधिगम से रिलेटेड प्रमुख मनोवैज्ञानिक, जो मैंने सारे मनोवैज्ञानिक पढ़ा दिए आपको। अब नए चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, बाल विकास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।